हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी। ये हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का कर रहे हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये उसका एक टॉपिक है, द कंपनी आर्मी। colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military strength। तो जो हमारे ये colonial rule आया था इंडिया में, इससे बहुत न्यू आइडियाज़ आए हमारे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में और रिफॉर्म भी आए। मगर जो पावर थी, पावर क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो मिलिट्री ही थी, यानी कि मिलिट्री को स्ट्रेंथ करना था। जो मुगल आर्मी थी वो मेनली कैसी होती थी, वो कैवलरी होती थी, यानी कि पैदल घुड़सवार होते थे, ट्रेंड सोल्जर होते थे, जो उसके हॉर्स के बैक के ऊपर लड़ते थे। और इन्फेंट्री, यानी कि इस गन होती थी जो जिसके आग वगैरह लगती थी। इन्फेंट्री क्या होता है, ये एक गन होती है। ओके, तो दैट इज़ अ पैडल, यानी कि पैडल्स यानी कि पैदल होते थे, फुट के ऊपर शोल्जर होते थे, इस टाइप के होते थे। दे वर गिवन अ ट्रेनिंग इन आर्चरी, तो उनको तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी और स्वॉर्ड यानी कि तलवारबाजी सिखाई जाती थी। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। तो जो मुगल्स थे भाई, मुगल्स तो बस इसी तीरंदाजी, घोड़सवारी और ये तलवारबाजी ही सिखाते थे अपने सोल्जर को, तो उनको कोई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। द रूरल एरियाज हैड टू लार्ज नंबर ऑफ द आर्म पीजेंट, तो जो रूरल एरिया में बहुत से ऐसे पीजेंट थे जो आर्म्ड थे, ठीक है जी। एंड लोकल जिम्मेदार ऑफर सप्लाई द मुगल, तो जो लोकल जिम्मेदार थे वही सप्लाई कर देते मुगल्स को विद अ पैदल सोल्जर, जो पैदल सोल्जर्स होते थे वो ही सप्लाई करते थे राजास को। ओके, चेंज अकर इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में चेंज आया व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध, जब मुगल की जो स्टेट्स है जैसे कि अवध हो गया, बनारस हो गया, यहाँ पे पीजेंट्स को भी आर्मी में रिक्रूट करना, उनकी भर्ती करनी शुरू कर दी और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट द सेम मेथड, तो यही मेथड को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अडॉप्ट किया जब इट बिगिन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ऑन आर्मी, तो वो उन्होंने जब आप भी भर्ती करते थे ना, वो उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी, जिनको वो सिपॉय आर्मी बोलते थे। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही को, वो सिपाही जिसका मतलब सोल्जर होता है, इसको वो सिपोए बोलते थे। जैसे कि उनको बोलना नहीं आता था, वो सिपोए बोलते थे। हम सिपाही बोलते हैं ना, वो सिपोए बोलते थे। ओके, एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, द कैवेलरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई 1820 तक, तो ये जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती गई। क्या होती गई? कम होती गई। ओके, तो दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, क्योंकि जो ब्रिटिशर एम्पायर में बर्मा में वो लड़ाइयाँ कर रहे थे, अफगानिस्तान इजिप्ट के विद सोल्जर्स वाज आर्म्ड, तो वहाँ पे जो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में जो सोल्जर थे वो उनके पास मस्केट्स थे और मैच लॉक्स थे। तो मस्केट्स एंड मैच लॉक्स होते क्या हैं? मस्केट ये बहुत भारी गन होती है जो सोल्जर के पास होती थी, और जो मैच लॉक्स क्या होते हैं? ये ऐसा गन पाउडर होता है जिसको मतलब लाइटिंग लगाकर उसको लाइटिंग पावर लगाकर उसको मतलब गोला बारूद इस टाइप का होता होगा। ओके, The soldier of the company's army had to keep peace with a changing military requirement। तो भाई चेंज, उनको भी चेंज करना था, है ना, तो वो उनको भी ज़रूरत पड़ी भाई वो भी चेंज करेंगे। इन्फेंट्री रिजाइम नाउ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये इन्फेंट्री ये मतलब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई उनके लिए। अब इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगिन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म बना दी थी मिलिट्री कल्चर के लिए ब्रिटिशर ने। अर्ली
अर्ली 19th सेंचुरी में। सोल्जर वर्क, जो सोल्जर थे, सिपाही थे, इंक्रीजिंगली सब्जिगेटेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, तो वो यूरोपियन स्टाइल की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत इजीली उनको मतलब समझना उन्होंने शुरू कर दिया। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, तो अब जो डिसिप्लिन्ड लाइफ उनकी हो गई थी, बहुत उनकी बेटर हो गई थी पहले से लाइफ अब, ठीक है। ऑफन दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, तो ये इससे भी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी, सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग, कास्ट एंड कम्युनिटी की फीलिंग में वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग, तो उनको बिल्डिंग्स में जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम था उसको इग्नोर करना पड़ता था। अ फोर्स ऑफ द प्रोफेशनल सोल्जर, तो जो प्रोफेशनल सोल्जर थे उनको ये सब कुछ क्या करना पड़ता था, ये सब कुछ इग्नोर करना पड़ता था, कास्ट कम्युनिटी सब कुछ। कुड इंडिविजुअल सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है तो वो रिलीजियस फीलिंग और वो अपनी कास्ट को गिव अप करना पड़ता था। कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज अ सोल्जर नॉट एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी, क्या वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ सोल्जर ही समझने लग जाते थे और कम्युनिटी के मेंबर नहीं थे। वाट डिड द सिपाही फील, तो वो जो सिपाही है वो कैसा फील करते थे। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ, तो वो उन्होंने जो अपनी लाइफ में चेंजेस आ रहे थे उनके लिए उनका क्या रिएक्शन था और क्या उनकी आइडेंटिटी थी। दिस इज देयर अ सेंस ऑफ हु वर दे, तो ये उनकी सेंस थी वो है क्या। द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट हुआ था जो 1857 में, गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ इनटू द वर्ल्ड्स, तो ये हमें पूरा जो सिपाही हैं इनका पूरा हमें बताएगा वो कैसा फील करते थे। चैप्टर नंबर 5 में इस रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे आ गया भाई कंक्लूजन। Thus, the East India Company was transformed from the trading company to a territorial colonial power। तो इस चैप्टर में हमें पूरे को अच्छे से देखा है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के करने के लिए यहाँ पे आई थी, धीरे धीरे वो कैसे ही वो उसने कंट्रोल करना अपनी ही टेरिटोरियल कंट्रोल उन्होंने टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि अपना ही उन्होंने पावर जमा ली, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया इंडिया के ऊपर। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और उनके साथ क्या जी 19th सेंचुरी में न्यू टेक्नोलॉजी भी आई थी। ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस, टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडियन बाई सी। पहले क्या जी 6 to 8 month लग जाते थे अगर हम इंडियन सी में होते थे। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी, जो ये भाप से चलने वाली जो जहाज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिससे वो जर्नी है वो 3 week तक ही हो गई थी। एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू अ फार ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया, तो क्या जैसे कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये 2-3 हफ्ते में ही इतने दूर से अपने घर बाहर से आ जा सकते थे और उनकी फैमिली के साथ आ जा सकते थे इंडिया जैसी कंट्री में। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी, तो 1857 तक जो कंपनी है उन्होंने अपना जो डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट एक्सरसाइज है, वो 63% तक उन्होंने टेरिटरी के ऊपर यानी कि कब्जा कर लिया था। 78% जो पॉपुलेशन है, 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया का जो 78% जो पॉपुलेशन है वो कंपनी के अंदर ही डायरेक्टली वो एक्सरसाइज कर रहे थे। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ वर्चुअली द होल ऑफ द इंडिया अंडर द कंट्रोल, यानी कि वर्चुअली उसने सारी ही इंडिया को उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था, कंट्रोल अंडर ले लिया था। आगे हम पढ़ेंगे एल्सवेयर के बारे में। एल्सवेयर में क्या बताया गया है। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, द डच जो यानी कि स्लेव यानी कि वो गुलाम होते हैं उनका व्यापार किया जाता था, इंसानों का व्यापार किया जाता था साउथ अफ्रीका में।
जो डच है जब उन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू की तो ट्रेडिंग करते करते वो साउथ अफ्रीका में पहुंच जाते हैं 17th सेंचुरी में। तो उसके बाद वहाँ पे वो उन्होंने स्लेव की ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। जो पीपल है उनको पकड़ा जाता था, उनको चेंड किया जाता था, उनको बांधा जाता था और उनको बेच दिया जाता था स्लेव मार्केट में। ओके, तो जब 1834 में ये स्लेवरी का एंड हुआ तब 36,774 वो थे स्लेव्स थे एट द केप लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका में ये इतने ज़्यादा यानी कि स्लेव थे। विजिटर ऑफ द केप, जो एक विजिटर थे वो गए थे केप पे 1824 में, उन्होंने एक अकाउंट में बताया गया है इसका हाल यानी कि स्लेवरी का उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो बोलते हैं उन्होंने जब उनको पता चला कि यहाँ पे मंडी लगी हुई है, कैटल्स हैं, फार्म स्टॉक्स है, ये सब कुछ उसकी नीलामी हो रही है, तो वो भी ये कुछ परचेज करने के लिए फ्रेश ऑक्शन जिनके बलद होते हैं, बैल खरीदने के लिए वो जाता है। तो वो स्टॉक्स में देखता क्या देखता है कि फीमेल स्लेव है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। तो वही ये देखो इस तरह की स्लेवरी, एक औरत और उसके 3 बच्चे ये भी बेचने के लिए वही वहाँ पे हैं। जो फार्मर है वो एग्जामिन कर रहा है उनको और ऐसे कर रहा है जैसे हम हेड पकड़ते हैं कैटल का, उसको चंगी अच्छे से देख रहा है। दे वर सोल्ड सेपरेटली, और उनको अलग अलग बेचना है, यानी कि ऐसे नहीं है भी सभी एक ही बंदा उनको खरीद सकता है। मदर को एक अलग बेचनी है और 3 बच्चे हैं उनको अलग सेल करना है। ओके, इस तरीके के। तो ये जो डिफरेंटली परचेजर होगा, तो जो टीयर्स यानी कि आंसू, चिंता, ये उसकी मदर के चेहरे के ऊपर वो जो देख रहा था तो वो हार्ट रेंडिंग थी, यानी कि दिल पिघलाने वाली थी अपने बच्चों को देखकर। तो ये सिंप्लिसिटी एंड टचिंग सॉरो, पुअर यंग वन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सिंप्लिसिटी, ये देखो उनके साथ इस तरीके का बिहेव हो रहा था, यानी कि स्लेवरी इस तरीके का भाई ये चल रहा था हमारे दुनिया में। कंट्रोलाइज्ड विद अ मार्केट इनसेंसिटिव एंड अ जोकुलर कॉन्टेनेंस ऑफ द स्पेक्टेटर, यानी कि बाकी सभी इनको देख रहे थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।